नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। इससे पहले का वीडियो में आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन अपलोड किया गया था और आज फिर से हम लोग आदिकाल से संबंधित कुछ और तथ्य को लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि इस चैनल के माध्यम से हम सब एक साथ मिलकर यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में उसी से संबंधित आदिकाल के हर एक टॉपिक को क्लियर करने के उद्देश्य से हम लोग एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हैं। तो शुरू किया जाए बिना देर किए हुए। हम लोग बात करेंगे आदिकाल के नामकरण। कौन से विद्वान ने, किस आलोचक ने आदिकाल को क्या नाम दिया है अपने इतिहास ग्रंथ में। तो विभिन्न इतिहासकारों द्वारा आदिकाल का नामकरण निम्नानुसार किया गया है। तो चलिए देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसको आदिकाल की संज्ञा से विभूषित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज बपन काल कहा। वहीं रामकुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल कहा। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा। मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा और गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल एवं शून्यकाल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा। धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा। ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने आदिकाल को अंधकार काल की संज्ञा दी। वहीं रामशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जय काव्य काल कहा और राम खिलावन पांडे ने आदिकाल को संक्रमण काल कहा। तो हम लोगों ने देखा कि आदिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने शोध, अपने अपने तर्कों के आधार पे विभिन्न नामों से विभूषित किया है आदिकाल को। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, पूछा जा सकता है प्रश्न। हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। तो आगे देखते हैं। हिंदी का सर्वप्रथम कवि, कौन से विद्वान ने हिंदी के प्रथम कवि के रूप में किसे स्वीकार किया है। तो यहाँ से हम लोग देखें, विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का पहला कवि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी के प्रथम कवि के रूप में सरहापा को माना है, जिनका समय 769 ईस्वी माना जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड कवि को, जो 10वीं शताब्दी के थे, उन्हें हिंदी का प्रथम कवि के रूप में मान्यता दी है। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी, जिनका समय 1184 ईस्वी है, उसे हिंदी के प्रथम कवि के रूप में मान्यता दिया है गणपति चंद्र गुप्त ने। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है हिंदी का प्रथम कवि, जिनका समय 693 ईस्वी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को, जिनका समय 13वीं शताब्दी है, उसे हिंदी के प्रथम कवि के रूप में स्वीकार करते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वहीं चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज, जिनका समय 993 ईस्वी है, उनको हिंदी के प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजा मुंज या भोज को, जिनका समय 993 ईस्वी है, उनको हिंदी के प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया है। तो इतने आलोचकों ने अलग अलग कवियों को हिंदी के प्रथम कवि के रूप में माना है। तो एक सर्वमान्य कवि जिनको सब लोगों ने एक साथ मिलकर हिंदी के प्रथम कवि के रूप में मान्यता दी है, वो कवि हैं
सरहपा, जिनको राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी के प्रथम कवि सरहपा को माना है, उन्हें ही सभी आलोचकों ने हिंदी के प्रथम कवि स्वीकार किया है। तो हिंदी के प्रथम कवि अगर पूछा जाए तो सरहपा ही होंगे, और अलग अलग विद्वानों के अनुसार अगर पूछा जाए तो उस समय उन्होंने जिस कवि को हिंदी साहित्य के प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया है उन्हें हम लोग बताएंगे। रास या जैन साहित्य की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो रचना देखते हैं और उसका रचनाकार और उनका समय। भरतेश्वर बाहुबली रास, जिनके लेखक हैं शालिभद्र सूरी, 1184 ईस्वी। पंच पांडव चरित रास, शालिभद्र सूरी इसके रचयिता हैं, 14वीं शताब्दी समय है। बुद्धि रास, शालिभद्र सूरी लेखक हैं। चंदन बाला रास, कवि यासुग लेखक हैं, 12वीं शताब्दी 1200 ईस्वी, जालौर में इसकी रचना हुई। जीव दयारास कवि हैं आसुग, जो इसके रचनाकार हैं। आगे स्थूली भद्र रास, जिसके रचनाकार हैं जिन धर्म सूरी, 1209 ईस्वी समय है इसका। रेवंत गिरिरास, विजय सेन सूरी, 1231 ईस्वी समय है। नेमिनाथ रास, सुमति गनी, 1231 ईस्वी इसका समय है। गौतम स्वामी रास, जिसके रचनाकार हैं उदयवंत या विजय भद्र, जिनको कहा जाता है। उपदेश रसायन रास, इसके रचयिता हैं जिन दत्त सूरी। कच्छुली रास, जिसके रचयिता हैं प्रज्ञा तिलक, और जिन पद्म सूरी रास, इसके रचयिता हैं सारमूर्ति। करकंड चरित रास, इसके रचयिता हैं कनकामर मुनि। आबू रास, इसके रचयिता हैं पलहन। गय सुकुमाल रास, इसके रचनाकार हैं देलहन या देवेंद्र सूरी। समरा रास, इसके रचयिता हैं अम्बदेव सूरी। अमरा रास, इसके रचयिता हैं अभय तिलकमणि। और भरतेश्वर बाहुबली घोर रास, इसके रचयिता हैं ब्रजसेन सूरी। और मुंज रास, इसके रचयिता अज्ञात हैं, इसके रचयिता का पता नहीं है अभी। आगे देखते हैं। नेमिनाथ चौपई, इसके रचयिता हैं विनय चंद्र सूरी, 1200 ईस्वी समय है। नेमिनाथ चौपई एक और है, उसके रचयिता चरियु है। एक नेमिनाथ चौपई जिसके रचयिता विनय चंद्र सूरी, और एक नेमिनाथ चौपई जिसके रचयिता हरिभद्र सूरी। इसके रचना काल है 1159 ईस्वी। नेमिनाथ फागु, जिसके रचनाकार हैं राजशेखर सूरी, 1348 ईस्वी समय है। और कान्हड़ देव प्रबंध, इसके रचनाकार हैं पद्मनाभ। हरिचंद्र पुराण, इसके रचनाकार हैं जाखू मनियार, 1396 ईस्वी। पास चरियु, जिसको हम लोग पासर्व पुराण कहते हैं, इसके रचनाकार हैं पद्मकीर्ति। सुंदरसन चरियु, जिसको सुदर्शन पुराण कहा जाता है, इसके रचनाकार हैं नयनंदी। प्रबंध चिंतामणि, इसके रचनाकार हैं जैनाचार्य मेरुतुंग। और कुमार पाल प्रतिबोध, इसके रचनाकार हैं सोम प्रभु सूरी, इसका रचनाकाल माना जाता है 1241 ईस्वी। श्रवकाचार्य देवसेन की रचना है, 933 ईस्वी समय है। और दव्य सहाव प्रयास देवसेन की रचना है। और लघुनय चक्र, इसके रचनाकार भी देवसेन हैं। और दर्शनसार, इसके रचनाकार भी देवसेन ही माने जाते हैं। जिसमें श्रवकाचार की बात करें तो हिंदी की प्रथम रचना इसे मानी जाती है। और इस रचना में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है देवसेन के द्वारा, जिसके बारे में हम लोग विशेष तौर पे आगे के वीडियो में देखेंगे। रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं। अभी हम लोगों ने जैन साहित्य के रचनाओं को देखा, अब रासो साहित्य की प्रमुख रचनाओं के विषय में बातचीत करेंगे। तो पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता हैं चंदबरदाई। बिसलदेव रासो, इसके रचयिता हैं नरपतिनाल। परमाल रासो, इसके रचयिता जगनिक हैं। हमीर रासो के सारंगधर हैं। खुमान रासो के दलपति विजय हैं। विजयपाल रासो के नाल सिंह भाट माने जाते हैं रचनाकार।
और बुद्धि रासों के रचनाकार जलहन माने जाते हैं। मुंज रासों के अज्ञात, इसके रचनाकार पता नहीं है कौन है। और अभी रासो नाम की अन्य रचनाएं जिसके रचनाकार देखते हैं। कलयुग रासों के रचनाकार हैं रसिक गोविंद। कायम खां रासों के रचनाकार हैं नयामत खां जान कवि। राम रासों के समय सुंदर हैं। और राणा रासों के दयाराम, इसे दयाल कवि भी कहा जाता है। कुछ और रचनाकार हैं। रतन रासो, कुंभकर्ण इनके रचनाकार हैं। और कुमार पाल रासो जो रचना है उसके रचनाकार देवप्रभ हैं। आगे देखते हैं रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। रासो साहित्य की विशेषताएं कौन कौन सी है उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। रासो साहित्य जो है वो मुख्यतः चारण कवियों द्वारा रचा गया है। अगली विशेषता है इन रचनाओं में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता के शौर्य एवं ऐश्वर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। ठीक है। इन रचनाओं में ऐतिहासिकता के साथ साथ कवियों द्वारा अपनी कल्पना का समावेश भी किया गया है। इन रचनाओं में युद्ध है, प्रेम का वर्णन अधिक किया गया है। उस समय युद्ध इसीलिए होता ही था कि किसी राजा की पुत्री पे किसी का कोई आसक्त हो गया और उसको पाने के लिए वहाँ पे युद्ध किया जाता था। यही परंपरा रही है उस समय की। और इन रचनाओं में वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता है। इन रचनाओं में डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। तो डिंगल और पिंगल शैली किसे कहते हैं, ये अगर कमेंट करके बताएं तो बता सकते हैं आप लोग। आगे है इसमें विविध प्रकार की भाषाएं एवं अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। जिसमें अकेले पृथ्वीराज रासों में ही 69 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। और इन रचनाओं में चारण कवियों की संकुचित मानसिकता का प्रयोग देखने को मिलता है। चारण कवियों की संकुचित मानसिकता का प्रयोग रासो रचनाओं में देखने को मिलता है। और रासो साहित्य की अधिकांश रचनाएं संदिग्ध एवं अर्ध प्रमाणिक मानी जाती है। रासो साहित्य की अधिकांश रचनाएं क्या है, संदिग्ध है या अर्ध प्रमाणिक है, मतलब अप्रमाणिक है या अर्ध प्रमाणिक है, प्रमाणिक नहीं मिलती है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जैन साहित्य की प्रमुख रचनाएं, रासो साहित्य की रचनाएं और उसके रचनाकार, रासो साहित्य की विशेषताएं, आदिकाल का नामकरण और भी बहुत सारी चीज़ें जिस पे हम लोगों ने आज बातचीत की। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप लोग हमको ज़रूर बताएं। और चैनल को पे अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें। कोशिश हमारी रहेगी कि हमेशा इस तरह के जानकारीपूर्ण बातें आप लोगों तक पहुंचाई जाए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना धैर्य के साथ आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार।